एक नाम सुनते ही दुनिया के कई हिस्सों में बहस शुरू हो जाती है। नाम पता है क्या है? रॉथस्चाइल्ड। The name Rothschild has become synonymous with wealth. एक फैमिली जिसका नाम सदियों से पावर, वॉर, फिनेंस और हिडन इन्फ्लुएंस के साथ जोड़ा गया है, लेकिन वो किसी के लिए ना फाइनेंशियल जीनियस भी है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये फैमिली चाहे तो एक झटके में वर्ल्ड बैंक को खरीद सकती है, यही नहीं और किसी और के लिए ग्लोबल मैनिपुलेशन का सिंबल। इस फैमिली की अथाह संपत्ति, पावरफुल लोगों से कनेक्शन, वर्ल्ड वॉर्स में रोल, कैपिटलिज्म की शुरुआत और इंडस्ट्रियलाइजेशन में इनकी भूमिका इन्हें दुनिया के वेल्थीएस्ट फैमिली के अलावा मोस्ट पावरफुल फैमिली भी बनाती है। ऐसा ही फिर एक दूसरा नाम है जो भारत से आता है, और उसका नाम पता है क्या है? टाटा। टाटा जिन्हें नेशन बिल्डिंग का प्रतीक माना जाता है, ट्रस्ट का सिंबल, रिस्पेक्ट का सिंबल माना जाता है। This is also the story of a man who laid the foundations of one of the greatest companies on the planet, which we all know today as the Tata Group of Companies. दो नाम, दोनों के दोनों पावरफुल, दोनों के दोनों इन्फ्लुएंसर और दोनों ही अपने अपने देशों की इकोनॉमिक बैकबोन का हिस्सा। लेकिन आज सवाल इमेज का नहीं है, सवाल उस इमेज के पीछे की रियलिटी का है। क्या रॉथस्चाइल्ड की तरह टाटा फैमिली की शुरुआत भी एक ऐसे दौर में हुई जहां पैसा उन सिस्टम्स के थ्रू बना जिन्हें आज मॉरली अनकंफर्टेबल माना जाता है? Would you believe it? An Indian company, the Tatas. Wow, are you serious? Yeah. So the Tatas and I think the Sassoons as well, they were big druggies. They were the Pablo Escobars of their time. अगर ऐसा है तो फिर उस हिस्से पर खुलकर बात क्यों नहीं होती? इतिहास अक्सर पूरी कहानी बताता ही नहीं। कुछ हिस्से बड़े करके दिखाए जाते हैं और कुछ हिस्सों को पूरी तरीके से छुपा दिया जाता है। लेकिन हमेशा इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी और मिलियंस ऑफ डॉलर्स के दान के लिए न्यूज में रहने वाले इस ग्रुप का एक ऐसा पास्ट है जिसे ये आज भी पूरी दुनिया से छुपाते हैं। इसलिए अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर शुरुआत कंट्रोवर्शियल थी तो फिर इमेज बदली कैसे गई? कैसे एक फैमिली जो एक वक्त दुनिया की सबसे बदनाम फैमिली में से एक थी, आज वो अपने देश में सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड कैसे बन गई? देखो, ये वीडियो ना किसी को गलत साबित करने के लिए नहीं बनाई गई है, ना ही ये वीडियो किसी को प्रेज करने के लिए या डिग्रेड करने के लिए बनाई है। ये सिर्फ एक सिंपल सवाल पूछने के लिए है, क्या टाटा सच में इंडिया का रॉथस्चाइल्ड है या नहीं? और सबसे मेन बात ये उस मास्टर लेसन को समझने के लिए है जिससे दोनों फैमिली ने ना अपनी पूरी इमेज का मेकओवर कर दिया। चलिए शुरुआत से समझते हैं। देखिए, टाटा और रॉथस्चाइल्ड के कंपैरिजन से पहले रॉथस्चाइल्ड का इतिहास जानना जरूरी है। 1744 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में मेयर एम्शल रॉथस्चाइल्ड पैदा हुए। उस समय यूरोप फ्रेगमेंटेड था, अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग राजा थे, इक्वल राइट्स का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था। मेयर रॉथस्चाइल्ड एक जूइश परिवार में पैदा हुए थे और उस समय कई यूरोपियन देशों में जूइश लोगों को जमीन खरीदने, गवर्नमेंट जॉब लेने और बिजनेसेस में एंटर करने की परमिशन नहीं मिलती थी। उन्हें शहर के एक रिस्ट्रिक्टेड हिस्से में रहना होता था और ऐसी सिचुएशन में कई जूइश परिवार फाइनेंसिंग रिलेटेड काम करने लगे। कॉइन एक्सचेंज, गोल्ड सिल्वर ट्रेड और मनी लेंडिंग उनके प्राइमरी ऑप्शंस थे और इसी कारण से मेयर ने भी रेयर कॉइन्स और मेडल्स का ट्रेड करना शुरू कर दिया। ये छोटा बिजनेस नहीं था। यूरोपियन राजा और एरिस्टोक्रेट्स रेयर कॉइन्स को इकट्ठा करते थे। मेयर रॉथस्चाइल्ड उनकी डिमांड को समझकर सप्लाई करता था और धीरे धीरे इसी कारण से मेयर रॉथस्चाइल्ड का पावरफुल लोगों से कनेक्शन बन गया। इसी दौरान उसका लिंक बना प्रिंस विलियम 9 से, जो कि हैसी कैसल का रूलर था और यूरोप के सबसे अमीर शासकों में से एक माना जाता था। अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर के दौरान उसने लगभग 30,000 सोल्जर्स ब्रिटेन को रेंट पर भेजे थे और मिलियंस ऑफ पाउंड्स कमाए थे। इतने बड़े फंड को मैनेज करने के लिए उसे ट्रस्टेड फाइनेंशियल एजेंट्स की जरूरत थी और इसी कारण से प्रिंस विलियम ने मेयर रॉथस्चाइल्ड को अपना फाइनेंशियल एजेंट बना दिया और यहीं से रॉथस्चाइल्ड फैमिली का रियल टर्निंग पॉइंट आ गया। 1803 में नेपोलियन वॉर शुरू हुए। फ्रांस के नेपोलियन के खिलाफ ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया जैसे देश लड़ रहे थे। अब देखिए, युद्ध ना एक भयंकर रूप से एक्सपेंसिव काम होता है। आर्मी को फूड, यूनिफॉर्म, वेपन्स, लॉजिस्टिक्स सब चाहिए होता है और गवर्नमेंट के पास इतना रेडी कैश होता नहीं है, इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू किए। सिंपल सिस्टम था, आज पैसा दो, फ्यूचर में इंटरेस्ट के साथ वापस ले लो। प्राइवेट बैंकर्स ने ये बॉन्ड्स खरीदे और डिस्ट्रीब्यूट किए और यहीं से उनका इंपॉर्टेंस बढ़ गया। मेयर रॉथस्चाइल्ड के 5 बेटे थे। उसने स्ट्रैटेजिक डिसीजन लिया, हर बेटे को अलग फाइनेंशियल सेंटर में भेजा। फ्रैंकफर्ट, लंदन, पेरिस, वियना, नेपल्स और इस तरीके से एक ही परिवार का नेटवर्क पूरे यूरोप में एस्टेब्लिश हो गया। मेयर रॉथस्चाइल्ड का बेटा नेथन रॉथस्चाइल्ड
लंदन में बस गया, जो तब ग्लोबल फाइनेंस का हब बन रहा था। जब ब्रिटिश आर्मी स्पेन और पुर्तगाल में नेपोलियन से लड़ रही थी, तब सोल्जर्स को जो पेमेंट थी वो गोल्ड और सिल्वर में करनी पड़ती थी, क्योंकि ब्रिटिश पेपर करेंसी हर जगह एक्सेप्टेबल नहीं थी। और इसी बीच रॉथशाइल्ड नेटवर्क ने लंदन में गोल्ड को परचेज करके अपने कॉन्टिनेंटल नेटवर्क के थ्रू आर्मी तक पहुंचाना शुरू किया और उनसे कमीशन कमाया। उन्होंने अपना प्राइवेट कम्युनिकेशन सिस्टम भी डेवलप किया था। फास्ट कुरियर और शिप्स के थ्रू उन्हें कई बार ऑफिशियल गवर्नमेंट से पहले वॉर की न्यूज मिल जाया करती थी। 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू हुआ। नेथन रॉथशाइल्ड को अपने नेटवर्क से पहले ही पता चल गया था कि नेपोलियन हार गया है। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनके बॉन्ड का जो प्राइस होता था वो वॉर के रिजल्ट पर डिपेंड करता था, और उनकी जीत का मतलब था कि बॉन्ड का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। और जल्दी इंफॉर्मेशन मिलने की वजह से नेथन रॉथशाइल्ड ने मार्केट में स्ट्रांग पोजीशन ले ली। वॉर के बाद ब्रिटेन का डेट मैसिव हो चुका था। रॉथशाइल्ड फैमिली ने ब्रिटिश सॉवरेन बॉन्ड्स को मैनेज किया और डिस्ट्रीब्यूट किया और भयंकर फीस कमाई। सिर्फ ब्रिटेन नहीं, ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे देशों के लिए भी पोस्ट वॉर लोन्स अरेंज किए गए। हर युद्ध के बाद गवर्नमेंट का डेट बढ़ जाता था, और जब डेट बढ़ता है तो फ्यूचर में और भी उधार लेने की जरूरत पड़ती है, और ऐसी स्थिति में प्राइवेट बैंकर्स और भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। 1800s के मध्य तक रॉथशाइल्ड फैमिली यूरोप की सबसे इन्फ्लुएंशियल बैंकिंग डायनेस्टीज में से एक बन चुकी थी। कई देशों के सॉवरेन बॉन्ड मार्केट्स में उनका सेंट्रल रोल था, और यह कहना गलत नहीं होगा कि उनका जो इनिशियल पैसा था वो युद्ध से जनरेट हुआ था। जब यूरोप में रोथस्चाइल्ड फैमिली वॉर फाइनेंस से ग्रो कर रही थी, तब एशिया में चाइना, ब्रिटेन और ब्रिटिश इंडिया के बीच एक बड़ा इकोनॉमिक गेम चल रहा था। 18th और 19th सेंचुरी में ब्रिटेन को चाइनीज टी की हेवी डिमांड थी। हर साल लाखों किलो चाय इंपोर्ट की जाती थी, लेकिन चाइना ब्रिटिश गुड्स खरीदने से मना कर देता था। चाइना केवल और केवल सिल्वर एक्सेप्ट करता था। इससे ब्रिटेन का सिल्वर रिजर्व रैपिडली नीचे गिरने लगा। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक स्कीम लगाई, और स्कीम पता है क्या थी? स्कीम थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार में लार्ज स्केल ओपियम कल्टीवेशन शुरू कर दी। ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के थ्रू की जाती थी। किसान ओपियम उगाता, कंपनी कलकत्ता में ऑक्शन कराती, और प्राइवेट ट्रेडर्स इसे शिप कर देते चाइना में। अब चाइना में ना ओपियम इलीगल था, फिर भी ऑर्गेनाइज स्मगलिंग हो रही थी। 1839 में चाइनीज अथॉरिटीज ने ओपियम सीज करके डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। इसके बाद फर्स्ट ओपियम वॉर शुरू हो गई, और 1842 में चाइना हार गया। और इसके बाद ना फिर एक ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ नानकिंग। हांगकांग ब्रिटेन को मिल गया, और मल्टीपल पोर्ट्स ब्रिटिश ट्रेड के लिए खुल चुके थे। वॉर के बाद ओपियम ट्रेड और ज्यादा एक्सपेंड हुआ। बॉम्बे इस नेटवर्क का एक मेजर हब बन चुका था। पारसी कम्युनिटी जो पर्शिया से गुजरात और फिर वहां से बॉम्बे यहां पर बसी थी, तो ब्रिटिश ट्रेड सिस्टम में डीपली इंटीग्रेटेड हो गई। शिपिंग, इंश्योरेंस और ट्रेड फाइनेंस, यहां पर उनका स्ट्रॉन्ग रोल था। इसी नेटवर्क के अंदर नुसेरवांजी टाटा एंटर कर जाते हैं। 1853 में वो नवसारी से बॉम्बे शिफ्ट होते हैं और ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और बायोग्राफीज में मेंशन मिलता है कि उनका अर्ली बिजनेस कॉटन और ओपियम दोनों का था। हांगकांग में जमशेदजी और आर्देशर नाम की फर्म बनाई जाती है, जिसमें टाटा फैमिली पार्टनर्स होते हैं। इस फर्म का काम कॉटन और ओपियम का ट्रेड करना होता है। चाइना में ओपियम बैंड था, इसीलिए ट्रेड जो था ना वो लीगली तो ग्रे था और मॉरली कॉन्ट्रोवर्शियल था, लेकिन ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम ने इसे इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट किया, क्योंकि ओपियम ब्रिटिश इंडियन रेवेन्यू का एक मेजर सोर्स बन चुका था। अब इस पीरियड में जमशेदजी जेजीवॉय जैसे मर्चेंट्स ने ओपियम ट्रेड से मैसिव वेल्थ बनाई, और ब्रिटिश क्राउन से नाइटहुड भी मिल गया इन्हें। टाटा फैमिली की जो अर्ली कैपिटल थी ना, वो भी इसी कॉलोनियल ट्रेड इकोसिस्टम का हिस्सा थी। ये जो वेल्थ थी डायरेक्टली स्टील प्लांट से नहीं बनी थी, पहले ट्रेड मार्जिन से बनी थी। कॉटन बूम के दौरान, स्पेशली अमेरिकन सिविल वॉर के टाइम पर, इंडियन कॉटन प्राइसेस स्पाइक हुए और बॉम्बे में प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई हुए। इस स्पेक्युलेटिव बूम ने मर्चेंट फैमिलीज को और कैपिटल दिया। जमशेदजी टाटा ने इसी ट्रेड कैपिटल को मैन्युफैक्चरिंग में कन्वर्ट कर दिया। 1868 में टाटा एंड सन्स एस्टेब्लिश हुआ। 1874 में एम्प्रेस मिल्स स्टार्ट हुई और टेक्सटाइल प्रॉफिट्स को हेवी इंडस्ट्रीज में री इन्वेस्ट किया गया। 1907 में टाटा स्टील एस्टेब्लिश कर दी गई, और यहीं से टाटा ग्रुप का जो कैरेक्टर था ना वो फंडामेंटली चेंज हो गया। लेकिन अर्ली एक्यूमुलेशन फेज जो था ना, वो कॉलोनियल ट्रेड इकोसिस्टम पर ही बेस्ड था, जिसमें ओपियम एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट था। और ये ना बिल्कुल उसी तरीके से था जैसे रॉथस्चाइल्ड फैमिली ने यूरोपियन वॉर डेट फाइनेंस करके ना अपना इनिशियल डोमिनेंस बिल्ड किया था और बाद में अपना स्टांस चेंज कर लिया था, वैसे ही टाटा ने भी किया।
देखिए 19th सेंचुरी में रॉथशाइल्ड फैमिली की कोर स्ट्रेंथ वॉर फाइनेंसिंग थी। यूरोप में जब भी युद्ध होता था गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ी मात्रा में उधार लेना पड़ता था। सॉवरेन बॉन्ड्स इशू किए जाते थे और प्राइवेट बैंकिंग हाउसेस उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करते थे और इस पूरे प्रोसेस में कमीशन और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस दोनों मिलते थे। नेपोलियन वॉर्स के दौरान ब्रिटेन का नेशनल डेट 1792 में 228 मिलियन पाउंड था, जो कि 1815 में बढ़कर 878 मिलियन पाउंड हो गया था। और ऐसे हाई डेट एनवायरनमेंट में वॉर फाइनेंसिंग एक एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल बिजनेस था। लेकिन 20th सेंचुरी में यह पैटर्न थोड़ा चेंज होने लग गया। 1913 में यूनाइटेड स्टेट्स ने फेडरल रिजर्व एस्टेब्लिश कर दिया। धीरे धीरे गवर्नमेंट्स ने अपने सेंट्रल बैंक्स को पावरफुल बना दिया और इस तरीके से सॉवरेन बोरोइंग और मनी सप्लाई का जो कंट्रोल था वो इंडिविजुअल से हटके स्टेट के पास आ गया। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद फाइनेंशियल सिस्टम इंस्टीट्यूशनलाइज होने लग गए। प्राइवेट डायनेस्टीज का कंट्रोल कम हो गया, लंदन का प्रभाव कम हो गया और वॉल स्ट्रीट और न्यूयॉर्क जैसे इंस्टीट्यूट्स उनका प्रभाव बढ़ने लग गया। और इसका मतलब सिंपल सा था, रॉथशाइल्ड फैमिली पहले जैसे वॉर फाइनेंसिंग करते हुए पैसा नहीं कमा सकते थे अब, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो चुका था। गवर्नमेंट अब प्राइवेट हाउसेस पर उतनी ज्यादा डिपेंडेंट नहीं थी। अब आप चाइना की अफीम वॉर को ही देख लो। 19th सेंचुरी में ब्रिटिश इंडिया का एक मेजर रेवेन्यू सोर्स अफीम था। 1850s तक ब्रिटिश इंडियन रेवेन्यू का लगभग 15% अफीम से आता था। 1830s में चाइना में अफीम 40,000 चेस्ट पर ईयर तक एक्सपोर्ट किया जा रहा था। बॉम्बे का ट्रेड इकोसिस्टम चाइनीज नेटवर्क से कनेक्टेड था और इसी कारण से रतन जी दादाभाई टाटा का भी शुरुआती बिजनेस फार ईस्ट ट्रेड रूट से लिंक था। लेकिन 1906 में चाइना ने ऑफिशियली एंटी अफीम कैंपेन को स्टार्ट किया और इस कारण से अफीम का जो इंपोर्ट था वो शार्पली गिरने लग गया। लेकिन साथ ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चाइना के अंदर बढ़ने लग गई। इंटरनेशनल प्रेशर भी बढ़ता जा रहा था और ग्रेजुअली अफीम का जो ट्रेड था उसका स्केल रिड्यूस हो रहा था। इसका मतलब साफ साफ था कि जो लोग इस ट्रेड में पैसा कमा रहे थे उनके लिए अब ये सोर्स ऑफ इनकम स्टेबल नहीं रह गया था। और इसी कारण से एक बहुत जरूरी चीज होती है वक्त रहते डाइवर्सिफाई करना। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि सिर्फ एक मार्केट पर डिपेंडेंट रहना लॉन्ग टर्म में रिस्की होता है और इसी कारण से डाइवर्सिफिकेशन जरूरी होता है। आज अगर आप सिर्फ इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हो तो आप भारत की ग्रोथ का हिस्सा हो, लेकिन दुनिया की ग्रोथ का क्या? यूएस, चाइना, जापान, यूरोप, ताइवान, ऐसी कितनी इकोनॉमीज है जहां पर इनोवेशंस हो रहे हैं। एआई, सेमीकंडक्टर, क्लाउड, बायोटेक, ईवी, सब जगह एक्सपेंशंस हो रहे हैं। और इस ग्रोथ का हिस्सा बनने के लिए आपको यूएस जाने की जरूरत नहीं है। आप भारत में रहकर भी इन मनी जैसे प्लेटफॉर्म के थ्रू यूएस डॉलर अकाउंट्स खोल सकते हैं। यह भारत के एलआरएस रूल के अंडर होता है। एलआरएस यानी कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। इसके थ्रू भारत का एक नागरिक हर साल एक फिक्स लिमिट तक लीगली फॉरेन एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकता है। अगर आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो और डॉलर 91 रुपए का है तो आपको लगभग 110 डॉलर मिलते हैं। अगर कोई स्टॉक 300 डॉलर का है तो भी प्रॉब्लम नहीं है। फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग में आप पूरा शेयर नहीं बल्कि एक उसका छोटा सा हिस्सा खरीद सकते हो। 100 डॉलर के साथ भी एंट्री हो सकती है। इवन $1 से भी स्टार्ट कर सकते हो आप। एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। ETF ऑप्शन भी अवेलेबल है। ETF यानी आप ये लगाइए कि बास्केट जिसमें बहुत सारी कंपनीज होती हैं। जैसे VOO ETF में यूएस की टॉप 500 कंपनीज होती हैं और इस तरीके से एक ही इन्वेस्टमेंट में पूरा S&P 500 का एक्सपोजर मिल जाता है। चाइना, जापान, यूरोप और ताइवान के ETFs भी यूएस की मार्केट में मिल जाते हैं। एनवीडिया के चिप्स ताइवान की TSMC कंपनी बनाती है। अब आप ताइवान में जाके तो इन्वेस्ट करोगे नहीं, तो इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए आप यूएस में लिस्टेड TSMC का ADR भी खरीद सकते हो। मतलब सीधी सीधी बात यह है कि आप भारत में बैठकर दुनिया भर में इन्वेस्ट कर सकते हो। अकाउंट ओपनिंग बहुत सिंपल है क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस होता है और KYC भी डिजिटली कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आप बैंक लिंक करते हो, INR को USD में कन्वर्ट करते हो और आपको क्लियरली दिखता है कि आपको कितने डॉलर मिल रहे हैं। इसके बाद बस आप स्टॉक या ETF को सर्च करो, चार्ट देखो और खरीद लो। और भाई साहब एक और बेनिफिट है, जब आप डॉलर में इन्वेस्ट करते हो और फ्यूचर में डॉलर रुपीस के अगेंस्ट स्ट्रांग हो जाता है तो एक्सचेंज रेट का बेनिफिट भी आपको मिल सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 5 साल पहले गूगल के स्टॉक में इन्वेस्ट किया होता तो आपकी इन्वेस्टमेंट अब तक 2,25,000 रुपए हो चुकी होती, जिसमें से 25,000 का रिटर्न तो सिर्फ रुपी डेप्रिसिएशन का होता। इसके अलावा टैक्स भी सिंपल है। 2 साल से ज्यादा होल्ड करने पर 12.5% प्लस सेस का टैक्स लगता है और 2 साल से कम होल्ड करने पर आपके इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। डिविडेंड्स पर यूएस में 25% तक टैक्स कट होता है, लेकिन भारत में आप फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। फॉरेन एसेट्स का डिस्क्लोजर ITR में मैंडेटरी होता है। ये लोगों को कॉम्प्लेक्स लगता है क्योंकि ऑलरेडी काफी टैक्स फॉर्म्स होते हैं, लेकिन इन मनी पर आपको ऑटोमेटेड टैक्स रिपोर्ट्स मिलते हैं जिसमें कैपिटल गेन्स,
डिविडेंड्स और फॉरेक्स डिटेल्स रेडी मिल जाते हैं। प्रोफाइल में यूएस स्टॉक्स अकाउंट के अंडर टैक्स डॉक्यूमेंट सेक्शन में ये फाइल्स आपको मिल जाएंगी और इन्हें आप सेकंड्स में डाउनलोड करके आप खुद ही ITR फाइल कर सकते हो या फिर CA को भेज सकते हो। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए इसमें फायदे क्लियर हैं। डाइवर्सिफिकेशन, डॉलर एक्सपोजर, ग्लोबल कंपनीज का हिस्सा बनना, छोटे अमाउंट से शुरू करना। इसके अलावा रिसर्च में भी हेल्प मिलती है। आप एडवांस्ड एनालिटिक्स से पोर्टफोलियोज देख सकते हो। इसके अलावा सेंटिमेंट फीचर से पिछले 30 दिनों में स्टॉक के अंदर कितने लोगों का कितना इंटरेस्ट रहा है ये बात पता चल जाती है। और ये चीजें उन लोगों के लिए बहुत फायदे की हैं जो फॉरेन स्टॉक्स चूज करने में अनश्योर होते हैं। डिविडेंड कैलेंडर से आप प्लानिंग कर सकते हो। P&L कैलेंडर से आप प्रॉफिट लॉस को ट्रैक कर सकते हो। माइंड AI फीचर से किसी भी यूएस स्टॉक का समरी मिल जाता है। देखिए, आज जब AI और सेमीकंडक्टर कंपनीज तेजी से ग्रो कर रही हैं, तो उनका बेनिफिट वही लोग ले सकते हैं जो इनमें इन्वेस्ट करते हैं। सवाल आपके सामने सिंपल सा है, आपको ये सब सिर्फ देखना है या फिर ग्लोबल ग्रोथ का हिस्सा बनना है? क्योंकि डाइवर्सिफाई करना सिर्फ बड़े बिजनेस हाउसेस के लिए नहीं है। आज एक नॉर्मल इंडियन इन्वेस्टर भी दुनिया भर में इन्वेस्ट कर सकता है। और इस डाइवर्सिफिकेशन को अचीव करने के लिए इंड मनी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। बाकी चलिए अब देखते हैं कि टाटा और रॉथशाइल्ड फैमिली ने इस डाइवर्सिफिकेशन को करते हुए पैसा कैसे कमाया। देखो, इन दोनों ही फैमिलीज को ये पता था कि अगर सरवाइव करना है तो एक्सपेंड करना पड़ेगा, मॉडल को चेंज करना पड़ेगा। रोथशाइल्ड फैमिली ने 19th सेंचुरी में सोवरेन वॉर फाइनेंस से अपना डोमिनेंस बिल्ड किया, लेकिन 20th सेंचुरी में सेंट्रल बैंक पावरफुल हो गए और सॉवरेन बोरोइंग पर स्टेट का कंट्रोल बढ़ चुका था। इसीलिए उन्होंने ना अपना फोकस शिफ्ट कर लिया। उन्होंने ग्रेजुअली डायरेक्ट वॉर लेंडिंग से एडवाइजरी बैंकिंग की तरफ मूव कर लिया। कॉर्पोरेट मर्जर्स, एक्विजिशंस, रीस्ट्रक्चरिंग, वेल्थ मैनेजमेंट और एसेट मैनेजमेंट, इनके ऊपर इन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया। आज रॉथशाइल्ड एंड को एक ग्लोबल फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म है जो $multi-billion मर्जर्स और एक्विजिशन इन डील्स में एडवाइजरी देती है। यूरोप और यूके में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस के साथ ये इंडिपेंडेंट एडवाइजरी हाउस के रूप में ऑपरेट करते हैं। अब इनका डायरेक्ट सॉवरेन डोमिनेंस नहीं रहा, लेकिन हाई वैल्यू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस इनका मेंटेन्ड है। इनका बेसिकली पावर का जो फॉर्मेट था ना वो चेंज हुआ, वॉर फाइनेंस से डील मेकिंग तक ये शिफ्ट इन्होंने किया है। अब आप टाटा की साइड देखिए। 1991 में इंडिया में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू होती है। फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस के बाद रिफॉर्म्स आते हैं, मार्केट ओपन होता है और इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस रिड्यूस हो जाते हैं और प्राइवेट सेक्टर को ग्लोबल एक्सपेंशन का मौका मिलता है। इसी पीरियड में रतन टाटा ने ग्रुप का रीस्ट्रक्चर शुरू कर दिया। इन्होंने क्रॉस होल्डिंग्स को सिंप्लीफाई किया, टाटा ब्रांड यूनिफाई किया और प्रोफेशनल मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन कर दिया। फिर ग्लोबल एक्विजिशन शुरू होते हैं। साल 2000 में टाटा टी ने टेटले को लगभग $430 मिलियन में एक्वायर कर लिया। ये ना एक लेवरेज्ड बाय आउट था। फिर साल 2006 आता है और 2006 में टाटा स्टील ने कोरस को लगभग $12 बिलियन में एक्वायर कर लिया और ये ना उस वक्त किसी भी इंडियन कंपनी का सबसे बड़ा ओवरसीज एक्विजिशन था। फिर इसके बाद साल 2008 आता है और साल 2008 में टाटा मोटर्स ने जैगुआर लैंड रोवर को $2.3 बिलियन में एक्वायर कर लिया। इनिशियल स्ट्रगल हुई और इनिशियल स्ट्रगल के बाद जैगुआर लैंड रोवर टाटा मोटर्स के प्रॉफिट का मेजर कंट्रीब्यूटर बन गए। फिर इनका जो डाइवर्सिफिकेशन था वो और स्ट्रांग होता है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS ये ग्लोबल IT सर्विसेज के लीडर बन जाते हैं, जिसका एनुअल रेवेन्यू आज टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है और ये ना पूरे ग्रुप के प्रॉफिट का सिग्निफिकेंट हिस्सा कंट्रीब्यूट करते हैं। टाटा केमिकल्स, टाटा पावर, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टाटा कम्युनिकेशंस, हॉस्पिटैलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर, इनमें भी टाटा एक्सपेंड करते हैं। आज टाटा ग्रुप 100 से ज़्यादा कंट्रीज में ऑपरेट करता है और लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। ये डाइवर्सिफिकेशन का रियल एडवांटेज है। जब एक सेक्टर स्लो हो जाए तो दूसरा ग्रोथ ड्राइव करता है और इसी अडेप्टेबिलिटी ने दोनों ही फैमिलीज को सर्वाइव और इवॉल्व करने का मौका दिया। इन दोनों ही फैमिलीज ने डाइवर्सिफाई किया और इसीलिए इन दोनों ही फैमिलीज को फायदा मिला। जब उनका पुराना मॉडल स्लो हुआ तब उन्होंने नए सेक्टर्स में एंट्री कर ली, नए मार्केट्स में चले गए, नए नए रेवेन्यू सोर्स बन गए। इसी वजह से उनका जो बिजनेस था वो रुका नहीं, ग्रो करता रहा। और ऐसे ही सिमिलर डाइवर्सिफिकेशन आप अपने पोर्टफोलियो में इंड मनी के थ्रू कर सकते हो और इसका जो लिंक है ना वो आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यू आर वॉचिंग आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।